Hello everyone, this is the introductory lecture of Unit 2, that is Kinematics of class 11th, and the chapter in this unit, the first chapter in this unit is chapter 3, that is Motion in a Straight Line, and post that, that is chapter 4, that is Motion in a Plane. तो दो chapters हैं इसके अंदर, Motion in a Straight Line and then Motion in a Plane. So what does motion in a straight line means? And what does motion in a plane means, we'll study in detail in these two chapters. So before proceeding, आपको फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड उसके अंदर मैकेनिक्स की डेफिनेशन पता चली थी. तो व्हाट इज मैकेनिक्स? दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक ब्रांच. व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक? मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लार्ज वैल्यूज. That is a macroscopic branch of physics in which we study the motion of the object. ठीक है, दो branches हैं, microscopic and macroscopic. So physics is primarily divided into mechanics, thermodynamics, electrodynamics, ठीक है, optics. तो पढ़ा आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर. तो अभी हम जो है फिजिक्स की ही जो ब्रांचेस हैं, पर्टिकुलरली मैकेनिक्स, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस. द फर्स्ट वन इज statics, another is dynamics, third is kinematics. ठीक है, तो अभी हम डिफरेंस पढ़ते हैं. व्हाट इज स्टैटिक्स, व्हाट इज डायनामिक्स एंड व्हाट इज काइनेमेटिक्स. सो इफ आई टॉक अबाउट द डायनामिक्स, तो डायनामिक्स का दूसरा नाम होता है काइनेटिक्स. ठीक है, और स्टैटिक्स की अगर बात करते हैं तो स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन, in which we study the objects at rest. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हमने उसको रेस्ट पे स्टडी करना है तो दैट विल स्टडी इन द स्टैटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स. अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको स्टडी करना है, दैट विल स्टडी इन डायनामिक्स एंड इन काइनेमेटिक्स. ठीक है, अब फर्क क्या है डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स में, तो हम डिफरेंस देखते हैं. सो एक टेबल तैयार किया गया है आपके लिए, काफ़ी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर. सो द डायनेमिक्स एज आई सेड इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक्स. कुछ बुक्स में कुछ ऑथर जिसको काइनेटिक्स लिखते हैं. सो अगर हम मोशन को स्टडी करते वक्त उसके कॉजेस को भी स्टडी करना है, ठीक है, कि उस इस पर्टिकुलर मोशन का क्या कॉज था. ठीक है, तो अगर कॉजेस की स्टडी करनी है दैट विल कम इन द डायनामिक्स ब्रांच. अगर हमने कॉजेस की स्टडी नहीं करनी, दैट विल कम इन द काइनेमेटिक्स ब्रांच. तो जो काइनेमेटिक्स हमारे सिलेबस में है दैट इज यूनिट 2, तो हमने काइनेमेटिक्स से ही डील करना है. दैट इज वी विल डील विथ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट लुकिंग एट द कॉज ऑफ इट्स मोशन. ठीक है, तो विल नॉट टेक द कॉज ऑफ इट्स मोशन इनटू द कंसिडरेशन. सो नेक्स्ट डिफरेंस में यही बताया गया है. यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन दी यहाँ मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ हमने मास की कंसिडरेशन नहीं करनी. So in practical application it is found, dynamics is found in the designing of automobiles, and kinematics is particularly it is found in the study of the movement of celestial bodies. अब देखो कोई भी celestial body है, say any planet, तो planet is revolving around another planet, और satellite जिसको हम बोलते हैं, satellite is revolving around some planet. सो हम उसकी मूवमेंट की स्टडी करते हैं, मूवमेंट की स्टडी करते हैं, तो हम ये नहीं स्टडी करते उसमें कि जो फोर्स है, ठीक है, या उसका जो मोशन है वो कैसे है, उसकी स्टडी हमने नहीं करनी. तो दैट विल कम इन दी काइनेमेटिक्स. तो डज नॉट हैव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो डायनामिक्स के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर इट डू हैव मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व. एंड अगेन dynamics is used in various branches of sciences, that is biochemistry and physics, and particularly kinematics is used in the engineering terms. okay? और फिजिक्स की स्टडी के लिए हम उसको यूज करते हैं डिटेल स्टडी के लिए. तो these are the two difference. So the next is rest and motion.
तो रेस्ट एंड मोशन को हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं. So if I talk about any object, for instance, this is the book. So that book is lying on a table. तो आप इसको रेस्ट पे कब बोलते हो? आपने क्लास 9 में पढ़ा, तो ये बुक रेस्ट पे है. वाई इट इज एट रेस्ट? बिकॉज टाइम के हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. फॉर इंस्टेंस T1 पे, ठीक है, इसकी जो पोजीशन है दैट इज x, एंड टाइम इंटरवल 2 पे इसकी पोजीशन तब भी x रही. तो इट मीन्स दिस बॉडी is at rest because as the time is moving the position of the body is not changing. ठीक है, तो ये तो हो गया रेस्ट. अब मोशन की बात करते हैं. सो कोई भी चीज अगर मोशन में है, तो अगर सपोज 2 सेकेंड पे है, ठीक है, इस पोजीशन पे है, पोजीशन ए पे है, और आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर इंस्टेंस 4 सेकेंड, इसकी पोजीशन ए से चेंज होके बी पे आ जाती है. सो आई कैन से दैट पर्टिकुलर बॉक्स और ऑब्जेक्ट इट इज इन मोशन बिकॉज its position is changing with respect to time. Understood? बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है, क्लास 9th में किया है. सो क्लास 9th में ये भी था क्वेश्चन दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. Are relative. So why we say that rest and motion are relative? अब इसका ये मतलब है, अब अगेन मैं बात करता हूँ एक बुक की. द बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल. बहुत सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं. तो दिस बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल. तो आई कैन से दिस बुक इज एट रेस्ट, राइट? तो दिस बुक इज एट रेस्ट. ठीक है, तो क्लासरूम में बुक पड़ी है टेबल पे, तो बुक इज एट रेस्ट बिकॉज बुक की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही टाइम के हिसाब से. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो. अब सेकंड सिनेरियो डिस्कस करते हैं. अब हमने ये कहा कि बुक इज एट रेस्ट, तो ऐसा क्यों कहा? बिकॉज उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के हिसाब से. ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीटली फिजिक्स की टर्म में बोलूंगा. द बुक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू, तो हम कंपेयर कर रहे हैं उसको विद रिस्पेक्ट टू टेबल, with respect to table and other objects in your room and other objects in room. लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इस बुक को किसी प्लैनेट से ऑब्जर्व करूं, फॉर इंस्टेंस अगर मैंने इस बुक को जो है मून से ऑब्जर्व किया, ठीक है, या स्पेस से मैंने उसको ऑब्जर्व किया इस बुक को, लेकिन ये बुक क्या होगी फिर? तो इफ आई विल ऑब्जर्व फ्रॉम स्पेस, so this book is in motion. तो क्यों मैंने बोला बुक इज इन मोशन? तो यहां मैं टर्म यूज करूंगा अगेन विद रिस्पेक्ट टू.
तो यहाँ हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, बुक एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, बुक एंड अदर ऑब्जेक्ट्स are in motion ठीक है, when observed from the space। तो अगर हमने स्पेस में से देखा तो ये हमें मोशन नहीं लगेंगे, बिकॉज तो अर्थ इज कंटिन्यूसली मूविंग, इट इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग in an elliptical orbit around the sun, ठीक है। सो हेंस बुक भी अर्थ के ऊपर ही है, तो हेंस इज ऑल्सो मूविंग, इट इज ऑल्सो इन मोशन। बुक एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इनसाइड द रूम आर इन मोशन। सो यहाँ हमें एक चीज पता चली कि अगर हम लोकेशन चेंज करते हैं, लोकेशन मीन्स जिस लोकेशन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर की लोकेशन अगर हम चेंज करते हैं, तो पहले मैं ऑब्जर्वर पहले रूम के अंदर था, तो बुक हमें रेस्ट पे लगी, ऑब्जर्वर चला गया स्पेस में, तो बुक लगी हमें मोशन में। तो हेंस इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, द टर्मिनोलॉजीज ऑफ रेस्ट एंड मोशन चेंजेस, ठीक है। सो वी कैन से, अब ये जो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर है, तो वी कैन से दैट पोजीशन एज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो यहां रेफरेंस पॉइंट था फर्स्ट केस में रूम में, एंड सेकेंड केस में रेफरेंस पॉइंट था स्पेस, ठीक है। तो जहां से हम कंपेयर करते हैं पोजीशन, दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, अंडरस्टूड। सो कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं। कार मूविंग, सपोज कार एक मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ फॉर इंस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट डज इट मीन, तो इट मीन्स दैट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आई कैन से अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जिस सरफेस पे वो मूव कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस। अगेन अगर ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, सो आई कैन से it is moving at a speed of 100 km per hour with respect to the track or the surface of the earth, okay। So this is the reason why rest and motion are relative, ठीक है। So next चलते हैं types of motion की तरफ। तो what are the types of motion we have? So primarily we have two types of motion, और जो उनकी क्लासिफिकेशन आगे फर्दर है। सो मोशन को हम दो कैटेगरीज में स्प्लिट करते हैं, द मेजर कैटेगरीज, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ फॉलोड, ठीक है। द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द path followed, and the second basis of classification is the number of coordinates to define the motion, ठीक है। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब क्या है कोऑर्डिनेट्स का। सो फर्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड, मींस डिफरेंट जो है बॉडीज, या यहाँ एक बॉडी है, अगर वो डिफरेंट पाथ फॉलो करती है, अलग अलग पाथ फॉलो करती है, तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन उसके बेस पे है, ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलो। द पाथ कैन बी रैंडम, द पाथ कैन बी रोटेशनल, इट कैन बी ऑसिलेटरी, ठीक है। तो उसी की टाइप्स हम पढ़ेंगे। सो दिस इज अ फ्लो चार्ट दैट विल एक्सप्लेन यू what types of motion are on the basis of the nature of the path followed. The first one is random motion. Random means there is no specific direction, okay? There is no specific direction, no specific path, and that is considered as a random motion. For instance, that is a motion of the butterfly, okay? तो zigzag pattern में कहीं भी butterfly move करती है, fixed position नहीं है, fixed path नहीं है उसका, ठीक है। The another is translational motion, इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं।
It is further categorized into three subparts. The first one is rectilinear, the second is curvilinear, third is circular. तो पहले ट्रांसलेशनल मोशन को समझते हैं. सो ट्रांजिशन मोशन ये मोशन होता है, उस टाइप का मोशन होता है व्हेन अ बॉडी इज सेड टू हैव या इन ईच पार्टिकल ऑफ अ बॉडी दे हैव सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम पीरियड. ठीक है, तो हर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट सेम है इन द सेम टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन मोशन. ये सारे पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड. सो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं या टाइप्स डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर. सो अगर कार का मोशन स्ट्रेट लाइन में है दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन. अगर कर्व्ड लाइन में है, कार कर्व हुई तो दैट इज टर्न आया कोई, कर्विलिनियर मोशन. एंड द सर्कुलर मोशन इज मोशन इन अ सर्कुलर पाथ. फॉर इंस्टेंस मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दैट इज द सर्कुलर मोशन. ठीक है. सो पर्टिकुलरली आपकी जो बुक्स में रेक्टिलिनियर की टाइप डिस्कस की गई है, सो मैंने सेग्रीगेट कर दिया उसको. तो दीज आर द एक्चुअल टाइप्स ऑफ द ट्रांजिशन मोशन. तो ट्रांजिशन मोशन में यहाँ लिखा गया है मोशन विच ऑल पार्टिकल्स मूविंग डिस्क्राइब्स आइडेंटिकल ट्रैजेक्टरी. ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे रेक्टिलिनियर में जितने भी पार्टिकल्स जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो सबकी ट्रैजेक्टरी क्या है? ट्रैजेक्टरी मीन्स पाथ, आइडेंटिकल है, सेम है, सारे ही स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं. कर्वलिनियर में जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग इन अ सेम ट्रैजेक्टरी. तो कर्वलिनियर में व्हाट इज अ ट्रैजेक्टरी? दैट इज अ कर्व पाथ, सारे ही कर्व पाथ में. सर्कुलर में सारे ही पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में. तो दिस इज द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन मोशन. नेक्स्ट इज रोटेशन. तो सिंपल है, मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन. ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट करे, दैट इज नोन एज द रोटेशन मोशन. तो कुछ इस तरीके से, फॉर इंस्टेंस दिस इज द मोटर ऑफ द फैन. सो दीज आर द ब्लेड्स ऑफ द फैन. इट कैन बी 3, इट कैन बी 4. तो अगर फैन जो है जब रोटेट कर रहा है तो यू कैन सी इट इज रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस. तो ये जो पॉइंट है दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, तो देखिए तो टॉप व्यू मैंने बनाया. तो अगर साइड व्यू में अगर देखें तो कुछ इस तरीके से अगर फैन है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ. So this is its fixed axis of rotation, this one. So around this axis it is rotating in this fashion. Okay, so that is said to be the rotational motion. The next one is oscillatory motion. So oscillatory motion, again it's very common. So the motion in which motion which repeats या in which the particles move to and fro, ये भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो this is a bob of the pendulum. The particle are moving in to and fro direction. to मतलब to and fro means आगे और पीछे, to and fro. जितने भी पार्टिकल्स हैं इस बॉब के आगे जा रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, पीछे मूव कर रहे हैं. जब बॉब यहाँ आई आगे चले गए, जब बॉब लेफ्ट में आई तो ये पीछे चले, कुछ इस तरीके से. So this is said to be an oscillatory motion. Again in this motion the repetition occurs. ठीक है, repetition occurs होती है, तो बाहर इधर जाएगा उधर जाएगा पार्टिकल. So the motion of the simple pendulum is the best example of the oscillatory motion. ठीक है, so हमने motion अभी पढ़ा, that is on the basis of the nature of the path followed. So the next is on the basis of number of coordinates to define the motion. ठीक है, अब पहले इसको समझते हैं कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है. तो अब देखो, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो मैंने एक लाइन प्लॉट की पेपर के ऊपर, तो मैं उस लाइन को बोलता हूँ दैट इज वन डायमेंशनल. व्हाई आई एम राइटिंग दिस लाइन एज वन डायमेंशन, कि अगर मैं कोई भी लाइन अगर प्लॉट करता हूँ पेपर पे,
तो फॉर इंस्टेंस दिस इज अ लाइन, तो इस केस में कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ इस पोजीशन पे, पोजीशन ए पे, फिर कुछ टाइम के बाद इट कम्स टू पोजीशन बी एंड अगेन कुछ टाइम के बाद सी एंड अगेन डी, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। एंड अगेन मैं एक ही एक्सिस की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स एक्सिस, दिस इज फॉर इंस्टेंस ओरिजिन, तो हेंस आई कैन से this motion of an object is one dimensional because I'm only talking about one axis, only x axis की, x axis के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। पोजीशन x1 for example, this is x2, this is x3 and such that the position is changing. I'm talking about only one axis and the motion is said to be one dimensional motion. सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसकी टू डिमेंशन की। तो टू डिमेंशन में अगर मैं एक बॉक्स कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो ये बॉक्स का क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि अब ऑब्जेक्ट मेरा सिर्फ एक्स एक्सिस पे नहीं है, तो दिस इज अगेन ओरिजिन, तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो x से थोड़ा सा ऊपर हो गया, कुछ इस तरीके से। पहले a पॉइंट यहाँ मैंने बनाया था नीचे, अब मैं a पॉइंट यहाँ बना रहा हूँ, b पॉइंट यहाँ बना रहा हूँ, c पॉइंट यहाँ बना रहा हूँ एंड दिस इज द d पॉइंट। तो हम मार्किंग a, b, c एंड d। तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें अगर मुझे a की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉप द परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस एंड सिमिलरली आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन द y एक्सिस। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मुझे बता देगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट a, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट a। सो अगर b की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, अगेन आई विल ड्रॉप द परपेंडिकुलर लाइन on y, perpendicular on x, सिमिलर पैटर्न में c में मैं करूँगा। तो यानी कि हर एक मुझे y एक्सिस और x एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं, रिस्पेक्टिव पॉइंट्स, दैट विल डिफाइन द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो a b c d पे मुझे पोजीशन पता चल जाएगी। अब मैं कितने एक्सिस के साथ डील कर रहा हूँ यहाँ, आई एम डीलिंग विद टू एक्सिस। तो जहाँ टू एक्सिस इन्वॉल्व है, द मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, द मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो इसी के एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने बॉल जो है, तो बॉल फेंकी, बॉल को एयरबॉर्न किया, एयरबॉर्न मीन्स हवा में फेंकी आपने, तो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके इट विल कम डाउन। तो पहले इधर गई, ऐसे गई एंड ये जो कर्व पाथ उसने फॉलो किया एंड इट विल कम डाउन। तो इनिशियल पोजीशन 1 एंड फॉर इंस्टेंस दिस इज द फाइनल पोजीशन 1 प्राइम। सो इस मोशन में भी हम दो एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो आप अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ तो अगेन आप देखो, ये सपोज एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस। अगेन अगर मुझे इस पॉइंट पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एंड वाई एंड अगेन ऐसे। तो सेम पैटर्न देखो वैसा ही है। तो मीन्स इसको बोलते हैं मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सो दैट मोशन इज अगेन टू डिमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड एनी प्लैनेट, ठीक है, दैट इज अगेन टू डिमेंशनल मोशन। तो प्लैनेट के आसपास अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो अगेन टू एक्सिस आर चेंजिंग, एक्सिस चेंजिंग एंड वाई चेंजिंग, ठीक है। थर्ड एक्सिस जो चेंज नहीं हो रहा।
थर्ड एक्सिस की आगे बात करते हैं. सो नेक्स्ट इज थ्री डिमेंशनल मोशन. सो थ्री डिमेंशनल मोशन में अब मैं स्क्वेयर बॉक्स नहीं ले रहा हूं. आई एम कंसिडरिंग वन क्यूब. अब कोई पार्टिकल फॉर इंस्टेंस इस पोजीशन पे है, इसके सेंटर पे कहीं भी, तो पार्टिकल की मुझे पोजीशन फाइंड आउट करनी है. तो व्हाट आई विल डू, अगेन मुझे एक्स एक्सिस कंसिडर करना पड़ेगा एंड अगेन मुझे वाई एक्सिस भी कंसिडर करना पड़ेगा, और यहाँ एक और एक्सिस प्ले में आएगा, दैट इज योर जेड एक्सिस. तो दिस इज योर जेड एक्सिस. ठीक है. सो अगर मैं कंप्लीट इसको करता हूँ, दिस इज योर नेगेटिव एक्स दैट यू नो, एंड इन सिमिलर वे दिस इज योर ऊपर पॉजिटिव वाई एंड नीचे नेगेटिव वाई. एंड z जो पोजीशन मैंने बनाई है दैट इज अ पॉजिटिव z, एंड नेगेटिव z जो है वो कुछ इस तरीके से. यू कैन सी यहाँ मुझे हर तीनों जो है कोऑर्डिनेट्स उनकी मदद लेनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मुझे x की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो मुझे x एक्सिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड y के लॉन्ग भी मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड अगेन आई नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन दी z एक्सिस एज वेल. तो अगेन यहाँ अगर हम तीनों एक्सिस की बात करते हैं, द मोशन इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन. ठीक है. अब थ्री डायमेंशनल मोशन में कोई भी अगर बॉडी होती है तो हम उसको बोलते हैं दैट बॉडी इज इन अ स्पेस. ठीक है. टू डायमेंशन के अंदर अगर कोई बॉडी होती है तो टू डायमेंशन में स्टडी करने को बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन अ प्लेन. ऑब्जेक्ट इज इन अ प्लेन. तो मोशन इन प्लेन इज टू डायमेंशन, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है. थ्री डायमेंशन हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, एक जनरल आइडिया है उसका. सो द मोशन इन स्पेस इज नोन एज द थ्री डायमेंशनल मोशन. तो आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स. सो इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको समझाता हूँ इनके कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स जब हम प्रॉपर जो है इसको ग्राफिकली स्टडी करते हैं, मीन्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एग्जैक्ट पॉइंट इसकी लोकेशन क्या है, टुवर्ड्स वाई एक्सिस लोकेशन क्या है, एंड टुवर्ड्स जेड एक्सिस इसकी क्या लोकेशन है. सो लेट्स लुक एट द वन डायमेंशन मोशन. तो वन डायमेंशन मोशन में आप देखो अगेन ओनली एक्स एक्सिस की ही बात हो रही है. ठीक है. एंड टू डिमेंशन मोशन में अगर पॉइंट P पे है ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट P2 पे है, तो P1 पे जो है इसकी पोजीशन देखो क्या है, x1, एंड पोजीशन इज दिस इज y1 टुवर्ड्स y एक्सिस. तो मैंने x1, y1 लिख दिया. P2 पोजीशन इज x एक्सिस के लॉन्ग x2, द कंप्लीट x2, एंड नेक्स्ट y2. एंड सिमिलरली थ्री डिमेंशन में अगर P1 पॉइंट पे है तो आई विल टेक इनटू कंसिडरेशन द थर्ड एक्सिस एज वेल, दैट इज z एक्सिस. तो यहाँ आ गया x1 पोजीशन. अब देखो x1 कहाँ होगी, ये रही x1. ठीक है. तो ये थ्री डिमेंशन में यू कैन इमेजिन. ठीक है. तो एक डिमेंशन ये z एक्सिस. सो y1 पोजीशन दिस इज y1, एंड z1 पोजीशन दिस इज द z1 पोजीशन. ठीक है. तो वही क्यूबॉइड वाले एग्जांपल से आप उसको क्यूब वाले एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो. तो ये क्यूब है ये पूरा, तो उसके सेंटर में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. तो तीनों कोऑर्डिनेट्स के बारे हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है.
सो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे व्यू करना हम उसको फिजिक्स में बोलते हैं, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सो इफ वी चूज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज नोन एज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम in which three mutually perpendicular axes are x, y and z। तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें तीनों ही एक्सिस जो हैं x, y एंड z एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। तो इफ वी स्ट्रेच आर फर्स्ट थ्री फिंगर्स, जैसे आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा है एंड लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है क्लास 10th के अंदर, तो वैसे ही आप इमेजिन कर सकते हो, एक x एक्सिस है, दूसरा y है, तीसरा z एक्सिस है। सो जो ये O पॉइंट है हम इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, एज आई सेड। और पोजीशन को ऑब्जर्व करना, जैसे x1 पोजीशन P1 पे, ठीक है, या पॉइंट P1 पे इसकी क्या पोजीशन है, पॉइंट P2 पे क्या पोजीशन है, तो दैट द स्टडिंग ऑफ पोजीशन इज अंडर अ पर्टिकुलर एलोकेशन दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सो आई कैन डिफाइन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद अ क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक मीन्स कि पोजीशन P1, अगर P1 पे था ऑब्जेक्ट टाइम 0 सेकेंड पे, ठीक है, या टाइम 1 सेकेंड पे, P2 पे हो गया, P2 जब P2 पे आया उसका टाइम हो गया 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लॉक लगाई हुई है। क्लॉक मतलब मैं एक्स एक्सिस पे अगर क्लॉक लगा दूँ या टाइम का एक्सिस बना दूँ एक्स एक्सिस को, तो आई कैन जस्टिफाई द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। तो सपोज P3 उसके आगे है, ठीक है, तो फिर वो 7 सेकेंड में फॉर एग्जाम्पल P3 पे आ गया, 9 सेकेंड में P4 पे आ गया, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? दैट इज in which the clock is attached in the coordinate system। तो ये चीज याद रखनी है। what is frame of reference, मैं लिख देता हूँ। so frame of reference so the coordinate system along with is one word, along with a clock is known as frame of reference। ठीक है, तो is known as frame of reference। तो कुछ इस तरीके से, अगर ये टाइम एक्सिस मैंने बना दिया एक्स एक्सिस को, दिस इज अ पोजीशन। ठीक है, तो पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी की पोजीशन, तो टाइम फॉर एग्जांपल दिस इज 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में उसकी पोजीशन थी ये, ठीक है, एक्स पोजीशन या x1। 4 सेकेंड में उसकी पोजीशन थी x2। so this is known as frame of reference in which we study the particular position of object at particular interval of time। ठीक है, so next is the difference between three type of motion, one dimension, two dimension, three dimension। तो आप ये नोट कर सकते हो। The next I'll show you some animation regarding the types of motion। so if I talk about the three-dimensional motion, तो for instance this is an aircraft। तो अब ये रोल कर रहा है, रोल मतलब ऐसे घूम रहा है जैसे आपको दिख रहा है। तो यहाँ एक एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद अब पिचिंग कर रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन, एंड नेक्स्ट इज यॉर्निंग, लेफ्ट एंड राइट। तो आप देख सकते हो तीनों ही एक्सिस जो हैं that comes into play, और तीनों ही एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दिस इज फॉर इंस्टेंस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। सो मोशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज अ 3D मोशन। तो ये भी कुछ इमेजिन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो हर डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और
z एक्सिस में. So if I talk about 2D motion, तो 2D motion में the motion of satellite around the earth is said to be the two-dimensional motion. ठीक है. So again the motion of a projectile, तो बॉल अगर आपने फेंकी है तो आप देखो ब्लू एंड रेड एरो दिखाए गए हैं. तो ब्लू एरो इज एक्स एक्सिस एंड रेड एरो इज वाई एक्सिस. तो आप फर्स्ट 3 पॉइंट्स देखो यहाँ तक. तो पहले जो है 1 सेकेंड, तो आप देखो एक्स भी चेंज हुआ, वाई भी चेंज हुआ, बॉल ऊपर गई, अगेन एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है. इस पॉइंट पे आके सिर्फ वाई जीरो हो गया बिकॉज बॉल रेस्ट पे आ गई. ठीक है, तो वो आगे मूव करेगी, तो इसलिए ब्लू पॉइंट दिखाया गया है. अगेन अब देखो, अब नीचे आ रही है बॉल, एक्स एक्सेस चेंज हो रहा है, आगे थोड़ी सी आगे गई, यहाँ से आगे चलेगी, एक्स एक्सेस चेंज हुआ. अब वाई जो है पॉजिटिव में नहीं चेंज हुआ, नेगेटिव में, तो वाई नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है, डाउन डाउन साइड. So this is a motion of the projectile, that is again the two-dimensional motion. So this was